हे गाइस, क्या तुम इस वीडियो को पॉज मार के फटाफट कमेंट बॉक्स में जा सकते हो और जा करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरा बता सकते हो क्या तुम्हें भी वन पीस का मांगा बोर कर रहा है? और अगर वन पीस का मांगा तुम्हें बोर कर रहा है, खासकर ये वाला चैप्टर, तो फिर तुम इकलौते नहीं हो। मुझे भी कर रहा है और लगता है शायद सबको कर रहा है। अभी इसके पीछे का राज क्या मैं तुमको बताता हूँ। ये बेसिकली हम लोगों की गलती है। हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन हाई रखे थे कि 1100 चैप्टर में कुछ खास हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना था ड्रैगन आ जाएगा, कुछ लोगों का कहना था कुमा आ जाएगा, कुछ लोगों का कहना था जायंट्स रोबोट आ जाएंगे और बड़ा बवाल चलेगा, बैक स्टोरी खत्म हो जाएगा। और बेसिकली कुमा के बैक स्टोरी में अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उसके साथ जितनी बुरी चीजें होनी थी वो अब हो चुकी है। अब बस यही चीज बचा है कि वो साइबॉग कैसे बना, ये सब भी इस चैप्टर में रिवील हो चुका है। और देखो, मेरे बैकग्राउंड में शायद बच्चे चिल्लाते हुए नजर आ सकते हैं, तुम इस चीज को इग्नोर मारना। पता नहीं क्यों मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ तभी बच्चों को चिल्लाना रहता है। और वन पीस अपने पेस में ही आगे बढ़ रहा है, बैक स्टोरी कुछ लंबा चल रहा है। यहाँ पर देखो, मुझे याद आता है पिछला बैक स्टोरी जो लंबा चौड़ा चला था वो था कोजुकी ओडेन का बैक स्टोरी। और वो लंबा चौड़ा चलते हुए भी हमें बोर क्यों नहीं करता है? इसके पीछे का मेन रीजन ये है, हमें वहां पर रॉजर वर्सेस व्हाइट बियर्ड का क्लैश दिखाया जाता है। उन दोनों का घमासान बैटल दिखा था। किंग ऑफ द पायरेट गोल्डी रॉजर, किंग ऑफ द पायरेट किस तरीके से बना था वो चीज रिवील हुआ था। एंड एक से बढ़कर एक राज खुले थे। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर गॉड वैली वाला कांड कवर होने वाला था, हमने सोचा था, लेकिन वो तक नहीं हुआ। बस ओडा ने हमारे साथ मजाक किया, ये बताया कि वहां पर कौन कौन से कैरेक्टर्स थे। इस एगहेड आइलैंड आर्क में इतने सारे न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनके पावर्स की झलकियां दिखी है, लेकिन साला कोई ढंग का एक्शन में ही नहीं दिखा है। वो देखने में ही मजा नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी ये आर्क बहुत कमाल का है, वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न आर्क मैं इसे कहूंगा। लेकिन अभी भी इसका क्लाइमैक्स बचा हुआ है। आओ आते हैं, थोड़ा बात करते हैं आखिर क्यों इतना स्लो पेसिंग के साथ ये आर्क चल रहा है। देखो, साल का एंड होने वाला है। अगर ये सितंबर या अक्टूबर का महीना रहता ना, अभी तक वॉर स्टार्ट हो चुका रहता है। लेकिन ये साल का एंड है। 16 दिसंबर को जंप फेस्टा मनाया जाएगा। अगर तुम्हें नहीं पता जंप फेस्टा क्या होता है तो मैं हर साल बताता हूँ और इस साल भी बता देता हूँ। जंप फेस्टा एक तरह से समझो जापान में एक तरह से मेला टाइप लगता है, जहां पर बड़े बड़े मांगाकास आते हैं, अपना अपना जो भी मांगा का प्रोजेक्ट होता है वो सब चीज बताते हैं। एनिमेटर्स भी आते हैं, एनिमे स्टूडियो के मालिक आते हैं, वो सब आकर के आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब बताओ, ओडा सेंसे क्या करे? क्या वो बड़ी जो बवाल सी फाइट चल रही है उस चीज को ला करके यहाँ पे रख दें, या फिर जंप फेस्टा के बाद करें? ऑब्वियसली जंप फेस्टा के बाद करेंगे, क्योंकि अभी वो अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। जंप फेस्टा से पहले बस हमारे साथ मजे लेंगे। और मुझे पता है, ये जानते हो, ये जो चैप्टर आया ना उसके बाद नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है, चैप्टर आएगा फिर ब्रेक पे जाएंगे। और वो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना, तब होगा असली बवाल। और जंप फेस्टा जो हाल ही में 16 दिसंबर को होने वाला है, उसे तुम सब यूट्यूब पे भी देख सकोगे। मैं बता दूंगा कहां पर देख सकोगे जब लाइव स्ट्रीम होगा तो। और वहां पर ओडा सेंसे लास्ट में एक मैसेज भी देंगे वन पीस से रिलेटेड, जो हर साल उनका देने का तरीका होता है। खैर, मैंने बहुत ज्यादा बकवास कर लिया। जिस तरीके से वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर में बकवास हुआ है, आओ उस चीज को इग्नोर मारते हुए चैप्टर में बात करते हैं। चैप्टर का टाइटल दिया गया थैंक यू बॉनी। एंड ये क्यों है, जब चैप्टर पढ़ोगे पता चल जाएगा। एंड जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको मैं बता करके क्या करूंगा। फिर भी मेरा वीडियो देखने आ ही गए हो तो चलो थोड़ा बात कर लेते हैं। गिनी के जाने के बाद कुमा की जिंदगी एकदम सादी हो चुकी थी। भाई, बंदा जिस लड़की को प्यार करता था उस बंदी ने उसको प्रपोज मारा, इसने उसको रिजेक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि वो नहीं चाहता था जो चीज वो झेला है, उसके परिवार के साथ जो चीज हुआ है वो झेले। इस कारण से वो इस चीज के लिए ना कह देता है। और होता क्या है, उससे भी बुरा उस लड़की के साथ होता है। सच बताओ ना यार, मैं सबसे ज्यादा हेट अगर मैं वन पीस में किसी को करता हूँ तो सेलेस्टियल ड्रैगन को करता हूँ। आज तक मैंने इनको ढंग का काम करते नहीं देखा। हम लोगों ने पिछला चैप्टर में ये सोच के रख लिया था कि ये वाला जो चैप्टर है ना 1100, इसमें पूरा बैक स्टोरी खत्म हो जाएगा। एंड ओडा सेन से हमें लास्ट में जो प्रेजेंट चल रहा है, कांड चलेगा, उसके बारे में दिखा देंगे। अगर थोड़ा सा भी एक पैनल के लिए दिखा देते ना, बॉनी कैसे करके बचने वाली है, कोई आ रहा है, ये तक भी दिखा देते, किसी कैरेक्टर का पैर का बस भाई निशान तक दिखा देते ना, बवाल मच जाना था। लेकिन वो चीज हुआ नहीं। अभी भी बैक स्टोरी चल रहा है। अब कुमा गया है फूसा विलेज की ओर। कवर पेज पे कोई बात करके फायदा है नहीं, क्योंकि ये टाइम पास के लिए रखा गया है। अगर कोई कवर स्टोरी चल रहा होता तो मैं बात कर भी लेता। याद होगा पिछले चैप्टर में सैटन, कुमा एंड डॉक्टर वेगापंक की बातों को सुन रहा था। वो कुमा को एक ऑफर देता है, सुन, तू आगे जाकर के एक वॉरलॉर्ड बनेगा, उसके बाद आगे जाके एक माइंडलेस साइबॉग बनेगा। क्यों? इसका भी रीजन बताता है। तू पहले रेवोल्यूशनरी आर्मी में था और अब तू एक पायरेट है। दूसरा चीज है, किजारू को यहाँ पर भेजा जाता है। एंड किजारू यहाँ पर आकर के डॉक्टर वेगापंक को कहता भी है, तुम्हें आकर के पहले कोना कोना छानना चाहिए था।
अब छोड़ो, वो डॉक्टर वेगापंक को भी थोड़ी पता था कि कुमा यहाँ पर आ जाएगा अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए। वो तो बिंदास भाई अपना काम कर रहा था, क्या कर सकते हैं। कुमा इस चीज को लेकर के खुश था इस चैप्टर में कि उसकी बेटी बच जाएगी। तुम सोच रहे हो ये बंदा अपनी बेटी की चिंता कर रहा है, और इस टाइप पे कोई भी बाप यार इस चीज से रिलेट कर सकता है कि वो बंदा अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। यहाँ पर एक पैनल आता है, कुमा, बॉनी, किजारू, डॉक्टर वेगापंक, ये सभी जो है नीका वाला डांस करते हैं। किजारू से नचवा लिया यार। इससे पता चलता है कि किजारू उतना बुरा नहीं है जितना उसको दिखाया गया। बेसिकली वो बस जॉब करता है, उसको जो काम के लिए ऑर्डर मिलेगा वो वही काम करेगा। इस टाइप के जो कैरेक्टर्स है ना, ये सब बस अपना काम करे। अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट चेंज हो जाए ना तो ये लोग उनके लिए काम करेंगे। हर कोई अकाइनो की तरह नहीं होता है। सैटर्न का कहना था जब तक कुमा पूरी तरीके से साइबॉर्ग नहीं बन जाता वो बॉनी को अपने कस्टडी में रखेगा। बॉनी का पूरी तरीके से इलाज हो नहीं सकता एक बार में। 6 महीने पहले उसका इलाज करो, उसके बाद 1 साल और टाइम लगेगा, मतलब लगभग 1.5 साल के बाद जाकर के बॉनी अच्छे तरीके से ठीक हो पाएगी। और वहीं दूसरी तरफ कुमा के लिए 2 साल और लगेंगे। लेकिन ये सब चीज बिल्कुल नहीं होता है। कुमा ये कहता है कि कोई कहीं नहीं भागेगा, मेरी बेटी को तुम सॉर्बर्ट किंगडम छोड़ दो, मैं यहाँ पर अपना इलाज करवाऊंगा, खुद साइबॉर्ग बन जाऊंगा, और ये सारी चीजें चलती है। आगे जाकर के हमें सॉर्बर्ट किंगडम का भी थोड़ा नजारा दिखाया जाता है, जहां पर अगेन बॉनी को वापस लाया जाता है। कुमा भी उसके साथ ही आता है क्योंकि अब वो वापस चला जाएगा, वो बस अपनी बेटी को छोड़ने आया था। और यहाँ पर आकर के हमें क्या क्या पता चलता है, यहाँ पर एक CP0 एजेंट भी आई होती है। क्यों आई है? नजर रखने आई है। पता नहीं ये जो सैटर्न है ये कितना ज्यादा गिर सकता है, क्योंकि अभी अगर तुम देखो तो किसी तरीके से उस CP0 के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता है नहीं। मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन मार रहा हूँ, इस CP0 ने पक्का बॉनी को मारने का कोशिश किया होगा, क्योंकि सैटर्न जैसा गिरा हुआ इंसान इतने अच्छे काम नहीं कर सकता कि यार वो पूरा अच्छे तरीके से अपने सौदे को निभाए। ये CP0 एजेंट क्या अच्छी निकली या बुरी निकली, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से कह नहीं सकते। हालांकि मैं CP0 बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये साइपरपोल 8 है। ये साइपरपोल 8 की मेंबर अल्फा, ये कुमा को धमकाती भी एक जगह पे, वो बॉनी को चोट पहुंचा सकती है। एंड कुमा इस चीज को लेकर थोड़ा डर भी जाता है। कुमा यार हमारा भोला भाला बंदा है, वो एकदम लूफी की तरह है। लूफी ने प्रॉमिस कर दिया, वो किसी को चीट नहीं करता है, पर ये कमीने उस चीज को नहीं समझ सकते। कुमा बॉनी को एक बात कहता है कि वो उसको लेटर्स लिखता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहता है थैंक यू बॉनी, आई एम ग्लैड यू वेर बॉर्न। बॉनी को इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि उसका बाप अब वापस कभी नहीं आने वाला है। और यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं, ऐसा मतलब सोच ही सकते हैं, फिर आगे जाकर के 1 साल बाद जब वो ठीक हो गई तो फिर वो समुद्र पे सेल पे निकली, अपने बाप को खोजने के लिए निकली, क्योंकि उसका बाप तो वापस आने वाला था ही नहीं। यहाँ पर तुम बहुत सारे लोगों के रिएक्शन देख सकते हो बार्थोलोमियो कुमा के वॉरलॉर्ड बनने के ऊपर। यहाँ पर डॉफ्लामिंगो का रिएक्शन है, व्हाइट बियर्ड, एस, जिनबे, इनका भी रिएक्शन है। तुम यहाँ पर व्हाइट बियर्ड को देख सकते हो जो कि यार अपने कैंसर वाले बीमार बूढ़े वाले हालत में ही है। और इस बंदे को जब भी इस हालत में देखता हूँ ना, मेरे दिमाग में वो मरीन फोर्ट का नजारा आता है, जिस तरीके से पूरी मरीन की फ्लीट लगी थी, जहां पे 3 एडमिरल्स थे, एक गार्प, सेनगोकू, 7 वॉरलॉर्ड्स, फिर मरीन्स की पूरी आर्मी थी, वो भी किसको रोकने के लिए? एक बीमार बूढ़े इंसान को रोकने के लिए। ब्रदर ऐसे नहीं, उसको वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहा जाता है। बुआ का भी यहाँ पे रिएक्शन है। हॉकाई मियाओ का हमेशा की तरह, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा भी बंदा आए, कोई भी आए। और डॉफ्लामिंगो का रिएक्शन मुझे सबसे ज्यादा मस्त लगा, क्योंकि उसको टायरेंट किंग कहा गया था, याद है। एंड डॉफ्लामिंगो भी यार एक जगह पे कब्जा करके बैठा था पूरे अच्छे तरीके से। वो ड्रेसरोसा आर्क तो तुमको याद ही होगा किस तरीके से बड़े बड़े कांड किए थे इसने, तो ये समझ में आता है उसके साथ। गेको मोरिया का भी यहाँ पर एक रिएक्शन है, तो उन सब पे बात करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इसको बस ओडा सिंसे ने लंबा खींचने के लिए डाला है और कुछ नहीं। ये कोई मतलब इंपॉर्टेंस लगता ही नहीं है यार, ये कोई ढंग की चीजें है ही नहीं कि इससे कोई स्टोरी पे मेन यार फोकस पड़ता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ा कन्वर्सेशन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बस रिएक्शन दिखा दिया, खत्म बात। यही सेम चीज रेवोल्यूशनरी आर्मी के साथ है। ड्रैगन का हमेशा की तरह देखा, खत्म है। सैबो एंड कोआला का उल्टा उनसे ज्यादा तगड़ा वाला रिएक्शन था, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं हो रहा था। इधर कुमा समुद्र में सेल कर रहा है और वो लेटर लिख रहा है। किसको लिख रहा है? बॉनी को लिख रहा है। और इधर वो पहुंच चुका है फूसा विलेज की तरफ, जहां पर हमारा फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट लूफी अभी ज्यादा उम्र का तो हुआ नहीं है, और ये उस टाइम का है जब एस, सैबो उन लोग से दूर हो चुके थे।
मतलब लूफी बड़ा हो चुका था पर वो सेल पे नहीं उतरा था। अब क्या वो लूफी से जाकर के मिलता है, कुछ देता है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है क्या होने वाला है आगे आने वाले चैप्टर पे। लेकिन इस एक छोटे से पैनल की वजह से मैं एक्साइटेड हूं। और लास्ट में कुमा को फोन भी आता है वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ से। अब क्या काम दिया गया है ये बिल्कुल भी नहीं पता, पर ये आया है। ओवरऑल चैप्टर की बात करूं तो अच्छा था चैप्टर, इतना बुरा नहीं था, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उन चीजों को ये पूरा नहीं करती है यार। तुम कुछ भी कह लो। तो तुम इस वजह से कितना रेटिंग देना चाहोगे इसको? मैं इसको 6.5 या 7 के आसपास का रेटिंग दूंगा। उससे ऊपर ये डिजर्व भी नहीं करती, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जबरदस्ती का बकवास दिया गया है। अगर ओडा सेंसेई चाहते इस चैप्टर को आधे में खत्म कर सकते थे, ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ता। 9 से 10 पेज के अंदर ये आराम से ये चैप्टर खत्म हो सकता था। जो ये 16 या 17 पेज का है ना, ये आराम से खत्म हो जाता, पर पता नहीं क्यों जबरदस्ती का लंबा खींचना है। अब तुम्हारा क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर तुम इस चैनल पे नए आ गए हो और वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लस बेल आइकन भी ऑन कर देना, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।